तो दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि 3 बार के पटपरगंज से विधायक हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। 2 पोस्टर हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से बीजेपी का पोस्टर आया, आम आदमी पार्टी का पोस्टर आया। कितनी सीटें आपकी इस बार आ रही हैं? हर बार आप लोग दावा करते थे इतनी आ रही हैं, इस बार कोई दावा नहीं हो रहा है, मामला फंसा हुआ है क्या? दावा भी करेंगे, आज से तो चुनाव शुरू हुआ है, काउंटडाउन शुरू हुआ है। दावा भी करेंगे, आने वाले समय पे आपके सामने रखेंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत की अच्छी सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, ये आश्वस्ति आज भी है और आगे भी रहेगी, पहले भी थी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के काम से बहुत खुश है। अच्छे स्कूल जिनमें उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अस्पताल जिनमें लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, लाखों लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, सब बहुत खुश हैं इन सब चीजों से। दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? हवा दिल्ली की अकेले ठीक होनी होती तो केजरीवाल जी कर चुके होते, पर नॉर्थ इंडिया के सारे शहरों की हवा जिस तरह से खराब है, उसके लिए तो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की जरूरत पड़ेगी। उसमें केवल दिल्ली वाले होते तो नोएडा वाले भी तो खांस रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं। मैं लेकिन दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक करनी पड़ेगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की निवासी हूँ और इस बार 5 तारीख को वोट करूंगी। नहीं, आप ठीक है। हाँ। अब आते हैं मनीष जी, बहुत सारे सवाल है। देखिए, ये तीसरी बार अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं इस बार तो वो एक रिकॉर्ड बनाएंगे, वो 4थी बार सीएम बनेंगे। लेकिन कुछ सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मामला क्या फंसा हुआ है। 20 लोगों के जो सिटिंग विधायक थे आपके मनीष जी, उनका टिकट काटना पड़ा पार्टी को। कुछ तो वजह रही होगी ना, एंटी इनकम्बेंसी का डर था। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो हमेशा कुछ ना कुछ टिकट चेंज करती है। हमने भी चेंज किए हैं, हमने हर बार टिकट चेंज किए हैं। 2013 में भी, जब हम 2015 में 13 वाली सीट लिस्ट से चेंज हुए थे, 2020 में 2015 वाली लिस्ट से चेंज हुए, तो टिकट तो हमेशा चेंज होते हैं। लेकिन कितने कम हुए हैं, मतलब 25-30 टिकट चेंज हुए हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लोगों के दिल में केजरीवाल जी जिस तरह से बैठे हुए हैं कि उन्होंने, केजरीवाल जी ने लोगों की जिंदगी जीने में मदद की है, बच्चों के पढ़ने में, इलाज स्वस्थ कराने में, उनके वेलफेयर में, महंगाई से लड़ने में लोगों की मदद की है, 0 बिजली बिल देके और तरह तरह की स्कीम्स देके। जिस तरह से लोगों के जिंदगी जीने में केजरीवाल जी की मदद लोगों को मिली है, उसकी वजह से केजरीवाल जी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी सीट पे अगर लगता है कि यहाँ हमें कैंडिडेट बदलना चाहिए तो ऐसा तो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी करती है। अच्छा, आपको क्यों जाना पड़ा? देखिए, ये सवाल पटपरगंज को लेकर है। 3 बार से आपको पटपरगंज से लगातार जीत मिल रही थी, पटपरगंज से जंगपुरा क्यों आपको चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ा? क्या पिछली बार जो 3207 वोटों की जीत सिर्फ मार्जिन मिली थी, ये वजह रही? क्योंकि जिस जगह ने आपको लगातार 3 बार जिताया, और कई लोग तो हमारे ऑफिस के हैं जो पटपरगंज में रहते हैं, जो आपको विधायक मानते थे अपना, उनकी क्या गलती है? आपकी सीट बदल दी, राखी बिरलान की बदल दी। नहीं, देखिए, पटपरगंज की सीट बदलने का तो मैंने बताया था कि अवध ओझा जी जैसा शिक्षक आया ही इस शर्त पे था पार्टी में, जब मैंने उनसे बात की कि आप आके चुनाव लड़िए, हम चाहते हैं कि एजुकेशन पे काम करने वाले लोग चुनाव लड़ें, जो यूथ का कैरियर बनाने में मदद कर रहे हैं वो लोग चुनाव लड़ें। उन्होंने मुझे सीधे कहा था, मैं लड़ूंगा लेकिन आप अपनी सीट से लड़ाएंगे। मैंने कहा आप आ जाइए, अपनी सीट से लड़ाऊंगा मैं। तो उनको पटपरगंज से लड़ा दिया। मैं दिल्ली भर का शिक्षा मंत्री रहा, दिल्ली भर के लोगों का प्रेम है, मैं किसी भी सीट से लड़ सकता था। मैं जंगपुरा से चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी ने तय कर दिया कि मैं जंगपुरा से लड़ूंगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये घर को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है उस पर मैं एक प्रतिक्रिया लूंगी, फिर चुनाव आयोग ने आज जो कुछ कहा है आपकी पार्टी पर उस पर। अब देखिए, बीजेपी का ये कहना है, वीरेंद्र सचदेवा हो, अन्य बीजेपी नेता हो, और जो जानकारी आई है, हम लोगों ने भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा कि आतिशी जी उस घर में गई और उन्होंने आज कहा कि मुझे उठा के फेंक दिया वहां से। उनका, बीजेपी का दावा है कि आतिशी कभी उस बंगले पर रहने नहीं गई। नियम है 7 दिन के अंदर आपको पोजेशन लेना होता है, उन्होंने पोजेशन ही नहीं लिया।
अब ऐसे में वो दावा कर रही हैं कि उनको निकाल दिया, तो ये सब कब हुआ? जो वीडियो हमने देखा बस इतना था कि एक ऑटो दिखा जिसमें कुछ सामान दिख रहा था, वो ऑटो जा रहा था। तो ये दावा करना कि घर से उन्हें निकाल के फेंक दिया गया, ये सब कब हुआ? देखिए, आप सोच के देखिए कि किसी राज्य में ये हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी का एक ऑफिसर मुख्यमंत्री का सामान बाहर निकलवा दे। जो आपने कहा कि हमने एक ट्रक बाहर आते हुए देखा था, उसमें कुछ डब्बे थे। क्या ये हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी का एक ऑफिसर मुख्यमंत्री का सामान बाहर निकाल दे कि नहीं नहीं, आप ऑफिस में नहीं रह सकेंगी? मुख्यमंत्री के लिए आवंटित बंगला जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि साहब अभी इसमें रिनोवेशन हम करवा रहे थे, उसमें व्हाइट वॉश वगैरह करा रहे थे, और अब अचानक कैंसिल कर दिया मुख्यमंत्री के नाम से। बात बंगले के कैंसिल होने की नहीं है, बात यह है कि इनको ये दिखाना है कि भाई चुनाव आ रहा है, हम मुद्दों पे लड़ नहीं सकते, हम केवल गाली गलौज दे सकते हैं, हम केवल केजरीवाल को गाली गलौज दे सकते हैं, हम केवल आतिशी को उसके घर से बाहर निकाल सकते हैं, हम केवल उसके माँ बाप को बुरा भला कह सकते हैं। ये इस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास में कोई नीति है, ना इनके पास में कोई दिल्ली की जनता के लिए बताने के लिए काम है, केवल गाली गलौच है। और ये है कि भाई मुख्यमंत्री जिस घर में जो उसको अलॉट किया हुआ था उससे निकाल दो, उसका पहले सामान गया था पहले वो निकलवा दिया। पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर की किसी भी राज्य में ये हिम्मत हो सकती है कि मुख्यमंत्री के आवास से उसका सामान बाहर निकलवा दे और उसे कह दे मुख्यमंत्री जी आप अब यहाँ नहीं लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ हाउस है वो तो नियम से होगा ना। आप भी अपना घर छोड़ेंगे तो सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी को देंगे ना, या फिर अगला जो ऑक्यूपेंट है उसको सीधे थमा देंगे? ये तो सरकारी घरों का नियम होता है कि आपको सीपीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करना होता है। वो बाकायदा लिस्ट बनाते हैं कहां पर क्या है नहीं है, उसके बाद हैंडओवर होता है। तो आपको भी पता होगा, नियम तो मानना होगा ना। देखिए, इनका कौन से नियम की बात कर रही हैं आप? एक मुख्यमंत्री के नाम से घर अलॉट है, उसमें उनका सामान रखा गया, ट्रक से उठा के बाहर निकलवा दिया गया सामान। आपने भी वीडियो चलाए थे उनके, देखे थे हम सब ने वीडियो। तो मुख्यमंत्री को मैं कह रहा हूं आपसे, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि इनको दिल्ली के लोगों के जो काम हो रहे हैं पिछले 10 साल में, वो काम रोकने और बस ये दिखाना है कि हम अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी टीम को किसी तरह से काम करने से रोकते रहे, हम मुद्दों पे बात करने से रोकते रहे। मुद्दा तो यह है कि स्कूल बनाए कि नहीं बनाए, मुद्दा यह है कि 24 घंटे बिजली आ रही है, मुद्दा यह है कि हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे, मुद्दा यह है कि अब हर बुजुर्ग को इलाज मिला करेगा। उस पर बात नहीं करने के लिए मुद्दा यह है कि बीजेपी के पास कोई ना लीडर है, ना दिल्ली के लोगों को बताने के लिए कोई काम है। लो जी, केजरीवाल जी के वहां से निकाल दिए। मुद्दा अब ये उठाएंगे जी, अभी मैं इसी पे मुद्दा, क्योंकि हो सकता है आपका अगला सवाल हो, बोले कि जी अरविंद केजरीवाल जी ने उसमें स्विमिंग पूल बनवा लिया था, सोने के गोल्डन टॉयलेट्स बनवाए थे, उसमें मिनी बार बनवा लिया था उसमें। ये सब मुद्दे हैं क्या? कहां है वो स्विमिंग पूल? हमने इसीलिए आज कह दिया कि भाई आपने आतिशी को उस घर से निकाल दिया, कल से उसको खोल दीजिए जनता के लिए, लेकिन साथ साथ 2700 करोड़ रुपए के राजमहल को भी खोल दीजिए, जहां पे सोने के तार वाले कालीन बिछे हुए 300 करोड़ के, 200 करोड़ रुपए के हीरे से जड़ित हुए झूमर लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के राजमहल में, उसको भी खोल दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी के घर को भी खोल दीजिए, जो उन्होंने उस वक्त बनवाया था। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए नहीं, मुख्यमंत्री आवास के लिए बनवाया था, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए बनवाया है। दोनों घरों को जनता के लिए खोल दीजिए, देखने दीजिए जनता को। और जनता जब चुनाव दे, चुनाव लड़े, जब चुनाव में वोट करे, तो स्कूल और अस्पताल और बिजली और इन सब मुद्दों पर वोट करने दीजिए उनको। देखिए, वोट तो जनता को ही करना है, फैसला उन्हें ही करना है। लेकिन आपकी पार्टी एक ऐसी नींव पर आई थी आंदोलन की, जो ये कहते थे कि हम ऑल्टो से चलेंगे, हम मामूली आदमी, आम आदमी। आपने पार्टी का ही नाम रखा था मनीष जी। उस वक्त के भी इंटरव्यूज याद है, अब के भी इंटरव्यूज याद है। तो अगर बीजेपी जैसा ही बनना था कि वो भी ये करते हैं तो हम भी ये कर रहे हैं, आप ही बताइए ना। मतलब मुझे तो नहीं लगता, और ये आरोप है बीजेपी कांग्रेस का, अगर मैं गलत हूं तो मैं आई एम ओपन टू करेक्शन, बट वो ये दावा कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि वहां पर मिनी बार भी है। अब किस मुख्यमंत्री के घर में सरकारी पैसे से मिनी बार बनता है, आप ही बताइए। अगर तो नहीं है तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे ना तो ये बीजेपी वाले गाली गलौज करके कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने स्विमिंग पूल बनवाया था अपने मुख्यमंत्री आवास में। मैं तो इतनी बार गया अंजना जी, मुझे तो कहीं स्विमिंग पूल दिखा नहीं। मुझे पता नहीं, आप भी गई होंगी, हो सकता है इस बीच में मिलने, आपको स्विमिंग पूल कहीं दिखा क्या? मुझे तो नहीं दिखा। मुझे तो कोई सोने का टॉयलेट नहीं दिखा, उसमें गोल्डन बार्स वाला टॉयलेट। मुझे तो कोई मिनी बार नहीं दिखा। तो इसलिए हमने कहा खोल दीजिए उसको जनता के लिए। कल संजय सिंह जी, हम लोग जाएंगे कि भाई आप भी चलिएगा मीडिया में, आप भी ढूंढिएगा स्विमिंग पूल। हो सकता है हमें ना दिखाई दिया हो सकता है हमें सोने के टॉयलेट्स ना दिखाई दिए हो, जो बीजेपी वालों को पता नहीं कहां से दिखाई दे रहे हैं, सपने में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हमको मिनी बार ना दिखाई दी हो, आपको दिखाई दे जाएगी वो मिनी बार, मीडिया को दिखाई दे जाएगी, बीजेपी वाले भी ढूंढ लेंगे उसमें। जनता के लिए खोल दीजिए। लेकिन मीडिया को तो दिखाए नहीं, जब ये आरोप लग रहा था उसी समय दरवाजे आप लोग खोल देते, हम लोग लाइव दिखा देते। लेकिन उस समय तो आप लोगों ने मौका ही गवा दिया, दिखाया ही नहीं।
मीडिया वालों को अंदर ही नहीं आने दिया। अब चुनाव आयोग के मुद्दे पर मनीष जी आते हैं। कल मौका है, कल मौका है, नहीं कल मौका है, कल चलिए ना, कल चलिए और कल फिर पूछ लीजिए बीजेपी वालों से कि भाई 2700 करोड़ के राजमहल को भी दिखा दीजिए, उसमें 200 करोड़ के झूमर और 300 करोड़ के जो सोने के तार वाले कालीन है, जनता उसके भी दर्शन कर ले, और जो स्विमिंग पूल है ही नहीं उसको भी ढूंढ ले, जो मिनी बार है ही नहीं उसको भी ढूंढ ले, जो सोने के टॉयलेट्स है ही नहीं उनको भी ढूंढ ले। बीजेपी वालों के सपनों में आ रहे हैं। ठीक है, पता चल जाए लाखों लाख और करोड़ों के पर्दे कैसे होते हैं, अगर है तो वो भी दिख जाएगा। अब चुनाव आयोग पर आते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत गंभीर है और आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि झूठ और भ्रम के गुब्बारे मत उड़ाइए। इलेक्टोरल रोल्स पर जो कहा गया था और नई दिल्ली की सीट पर भी सिर्फ 2500 लोकसभा से विधानसभा आते हुए सिर्फ 2500 लोगों का ही इंक्रीज हुआ है वोटर्स का। हर साल उनका इलेक्टोरल रोल पर जवाब है कि हर साल 1 जनवरी को सर्वे किया जाता है जो अक्टूबर में शुरू होता है। ड्राफ्ट रोल की जो फ्री कॉपी है वो 2-2 की जाती है और कहा जाता है कि नए वोटर्स बनेंगे, कुछ हटेंगे, हर जानकारी आपको देंगे। हर गांव में ड्राफ्ट रोल और ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाती है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं हो सकता है। अगर 2% से ज्यादा हुआ तो पोलिंग बूथ पर अफसर खुद जाकर चेक करता है। ऐसे में क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है कि 5 लाख अगर आवेदन आ गए हैं तो उसकी तो चेकिंग होगी, स्क्रूटनी होगी ना, ऐसे थोड़ी किसी को जोड़िया हटा दिया जाएगा। मनीष, बिल्कुल हम भी चाहते हैं स्क्रूटनी हो। हम कब कह रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि लेकिन स्क्रूटनी हो और एक एक आदमी के नाम पर जब ये एप्लीकेशंस फाइल की जा रही हैं कि साहब 1000 वोट ये रहे, ये काट दीजिए, 500 वोट ये रहे, ये काट दीजिए, और कुल मिला के 8-8, 10-10 हजार, 11-11 हजार तक वोट्स के काटने के एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड्स पे दिए जा रहे हैं या ऐसे लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं जो उन पदों पर रहते ही नहीं, जो नॉन एग्जिस्टेंट लोग हैं, उनकी कंप्लेंट्स पर अगर वोट काटने की प्रोसेस शुरू की जा रही हैं तो क्वेश्चन उठना लाजमी है। तो अगर चुनाव आयोग पारदर्शी है और जिम्मेदार है और जवाबदेह है, हम भी मानते हैं, लेकिन उस जवाबदेही और जिम्मेदारी में यह भी जिम्मेदारी तय करे कि चुनाव आयोग में अगर किसी ऐसे नाम से एप्लीकेशन फाइल हुई जो व्यक्ति उन पदों पर रहता ही नहीं है और कह रहा है इन 1000 लोगों की वोट काट दीजिए, तो चुनाव आयोग को मिसलीड करने वाले उस आदमी के खिलाफ चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की, कौन है वो आदमी। और जब हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद जाते हैं, 1 मिनट, चुनाव आयोग से पूछने जाते हैं कि ये आदमी कौन है, जिन लोगों ने एप्लीकेशंस हजारों लोगों की वोट कटवाने की डलवाई हैं, वो लोग हैं कौन, उनके पते बताइए वो लोग। तो चुनाव आयोग कहता है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे चुनाव आयोग पारदर्शी संस्था है। जब एक राज्यसभा का सांसद जाके पूछेगा कि ये हजार वोट कटवाने वाले की एप्लीकेशन डालने वाले लोग कौन है, उनका आता पता तो बता दीजिए भाई, कौन लोग हैं ये महान लोग जो जिनको पता है कि 1000 लोगों के वोट कट जाने चाहिए। वो कहते हैं नहीं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चलेगी। तो कहीं की ट्रांसपेरेंसी है फिर? कागज पेपर ट्रांसपेरेंसी है फिर तो। हाँ ठीक है, उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी तो होगी ना। जो बीएलए है, बीएलओ है, उन सबके रजामंदी के बिना तो ना किसी का नाम जोड़ा जाता है ना हटाया जाता है, ये बात तो है ना। स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, हाँ। स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, ठीक है, कौन लोग हैं जो 1-1000, 2-2000 लोगों की एप्लीकेशन के नाम लिख लिख के डाल रहे हैं और चुनाव आयोग उन पे प्रक्रिया शुरू कर रहा है। फिर नीचे मतलब कोई, आप कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, आप ट्रांसपेरेंसी रखो ना। क्यों आपके चुनाव अधिकारी मना कर रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे कि ये एप्लीकेशंस किन लोगों ने डाली? ट्रांसपेरेंसी वहां हवा हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप राष्ट्रीय टीवी पे बोलते हैं, कहते हैं चुनाव आयोग पारदर्शी संस्था है, मान लेंगे पारदर्शी संस्था है, आप ले आइए लिस्ट, डाल दीजिए पब्लिक में। मनीष जी, अब मैं आम आदमी पार्टी में आपके रोल पर आना चाहती हूँ। सबका रोल लग रहा है कि पार्टी ने डिफाइन कर दिया है। केजरीवाल फिर सीएम, आतिशी खड़ाऊ उर्फ टेम्पररी सीएम, जो कि मुख्यमंत्री मतलब केजरीवाल जी ने ही कहा। आप पर सब चुप हैं। उप मुख्यमंत्री बनेंगे ना अगर आप जीतती है? अभी तो मैं एक विधायक बनने के लिए लड़ रहा हूं और अगर मौका मिलेगा तो मैं वापस, मैंने राजनीति में अंजना जी अपने आप को शिक्षा पे काम करने के लिए समर्पित किया है। मेरा ख्वाब है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले और मैं अपना पूरा जीवन एजुकेशन पे समर्पित कर चुका हूं। शिक्षा के लिए मुझे जो भी रोल मिलेगा मुझे वो करने में मजा आएगा, मैं करना चाहूंगा। बाकी सब तो साइड की जिम्मेदारियां हैं। मैं जो भी काम मुझे मिलता है मुझे अच्छे से करना आता है, मेहनत करता हूं, काम करता हूं, तो जो भी मुझे मिलेगा। लेकिन मेरी चॉइस आप पूछेंगी, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब चीजें मेरे लिए मायने रखती। मुझे शिक्षा पे काम करना है, मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूँ। एक सवाल बार बार पूछा गया और मैंने जिस दौरान आप जेल में थे आपकी पार्टी से के हर नेता से पूछा, और अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे,
इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। आपका इस्तीफा लिया गया, अरविंद केजरीवाल का क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसका एक तो आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए। मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी कि मनीष सिसोदिया को तो इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था? क्या वजह थी? देखिए, बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है, क्यों दिया क्यों नहीं दिया। सिंपल सा रीजन है इनका पॉलिटिकल कि भाई उन्होंने मुझे जेल में क्यों डाला, सरकार के काम रुक जाएं। मेरे इस्तीफा देने से सरकार के काम नहीं रुके। उनका मकसद था कि भाई अच्छा चलो मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के इस्तीफा देने से सरकार के काम नहीं रुक रहे तो ठीक है, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, सरकार ही गिरा देते हैं। इनका मकसद था अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना। हमने इनकी ये साजिश नाकाम की। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देते तो अरविंद केजरीवाल जी को सरकार को हटाने के लक्ष्य में ये कामयाब हो जाते। हमने नहीं दिया इस्तीफा उस वक्त। अलग अलग समय पे अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, इस्तीफा नहीं लिया। मैं अरेस्ट हुआ और सत्येंद्र जैन भी जेल में थे, हम दोनों ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी को अगर अरेस्ट होना पड़ा इन सारी साजिशों के बीच में तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि ये तो चाहते ही थे कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करो और पूरी की पूरी सरकार को भंग कर दो, सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार इस्तीफा ले लो, खत्म। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल को हमने नाकाम किया इस्तीफा ना देके। लेकिन ये देखिए ना, मतलब आप पार्टी में नंबर 2 है, और ये मेरा तीसरा सवाल भी एक दिशा में जा रहा है। आप पार्टी में नंबर 2 है ना, मतलब इतना तो सारी जनता जानती है, और संस्थापक सदस्य के समय से है। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, नहीं सर, नहीं मनीष जी, नंबर 1 तो तय है आपकी पार्टी का, नंबर 2 पर हो सकता है भिड़ंत हो। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो सब आपकी तरफ देख रहे थे, है कि नहीं? लेकिन आपकी बजाय आतिशी को सीएम बनाया गया। आपको मतलब, और अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि मनीष नहीं बनेंगे सीएम। क्यों किया ये? हाँ, तो पहली बात तो मैं वो बात पूरी कर लेता हूं जो आपके क्वेश्चन के बीच में मैं कहने की कोशिश कर रहा था। हमारी पार्टी में हमारे लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद हर एक आदमी नंबर 2 ही है। मैं भी नंबर 2 हूं। एक कार्यकर्ता जो जंगपुरा में इस समय मेरे साथ सड़क पे चल के मेहनत कर रहा है, मेरा वार्ड प्रभारी है या लोकल प्रभारी है, वो भी नंबर 2 ही है। उससे भी अरविंद केजरीवाल सीधे ही बात करते हैं, उससे सीधे संपर्क में रहते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 है। नंबर 2 बहुत सारे हैं, नंबर 1 एक ही है। तो इसमें तो हम सबको भी कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए आप उस पर कहीं झंझट ही नहीं है। मैंने खुद अरविंद केजरीवाल जी को कहा था जब जेल से निकल के आए, कि जब केजरीवाल जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं अब इस्तीफा देके जनता के बीच जाना चाहता हूं और जनता मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाए तो मैं बैठूंगा इस कुर्सी पे, तो मैंने कहा कि मैं भी इसी क्रम पे चलना चाहता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री या मंत्री ना रहूं, और मैं भी आपके साथ इस्तीफा देके लोगों के बीच जाऊं और मैं लोगों को कहूं कि भाई अगर आपको लगता है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए हैं, मैंने आपके बच्चों की पढ़ाई में कुछ योगदान किया है, मुझे वापस चुनिए, केजरीवाल जी को वापस चुनिए, हमारी जोड़ी वापस सरकार में बैठेगी, फिर और अच्छे स्कूल बनाएगी और अच्छे काम करेगी। तो हम दोनों ही इस भाव के साथ इस्तीफा देके जनता के बीच में हैं। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखिए, आप लोगों ने एक नई राजनीति की बात की थी, व्यक्ति केंद्रित राजनीति, और पार्टी का नंबर 1 बस तय है, ये आप बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए मैंने ये तमाम सवाल पूछे थे। लेकिन अब वादों पर आते हैं। देखिए मनीष जी, नए नए वादे आपकी पार्टी कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो आपके 10 साल से आपने पूरे नहीं किए। मतलब 2013, 15, 20 आप लोगों ने पूरे नहीं किए, जिस पर खुद मुख्यमंत्री साहब ने भी, अरविंद केजरीवाल जी ने भी माने हैं। यमुना की सफाई को लेकर पूरी दिल्ली में अंडरग्राउंड केबल कर देंगे, हर झुग्गी वाले को घर मिलेगा, यमुना की सफाई कर देंगे। आपने पंजाब में 1000 रुपया अभी तक नहीं दिया है सरकार बनने के इतने साल बाद। आप यहां पर अभी से वादा कर रहे हैं 2100 देने का। आपको नहीं लगता है कि आप, मतलब ये अन्याय है राजनीति में? आपने कई सारे मुद्दे एक साथ उठा दिए हैं, मैं एक एक करके उनके आंसर कर देता हूं। आपने कहा कि व्यक्तिगत केंद्रित राजनीति की आप बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी में नेता तो एक समय पे एक ही होगा। आज से 10 साल बाद कोई और नेता होगा, पूरी पार्टी में नंबर 1 वही होगा। आज से 50 साल बाद कोई और नेता होगा, पूरी पार्टी में नंबर 1 वही होगा। नेता पहले एक होता है, उसके पीछे सारी टीम चलती है। हमेशा यही होना चाहिए, जब एक आदमी को पार्टी लीडर चुन ले उसके बाद उसके पीछे चलेगी। तो आज भी हम वही कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद वही करेंगे, 20 साल 50 साल बाद भी वही कर रहे होंगे कि जो लीडर है, लीडर के पीछे टीम चलेगी। दूसरी बात आपने कहा
कि आपने बहुत सारे वादे किए, केजरीवाल जी ने खुद माना कि हाँ हमने बहुत सारे काम पूरे किए लेकिन कुछ रह गए हैं, बिल्कुल रह गए हैं। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने 15 लाख, जैसे प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कह दिया था कि 15 लाख देंगे मेरी सरकार बन गई तो। फिर लोगों ने कहा कहां जी 15 लाख खाते में आए नहीं, बोले जी वो 15 लाख तो एक जुमला था। केजरीवाल जी ने एक भी बात के लिए नहीं कहा कि जुमला था, उन्होंने कहा यस मुझे ये करना है। बहुत सारे काम, 100 काम हमने कहे, उसमें से अगर 80 काम हो गए, 20 काम में से 10 शुरू हो चुके हैं, 10 हो सकता है अभी शुरू भी नहीं हुए, लेकिन हम करेंगे। ये हमारे ड्रीम्स हैं, ये काम नहीं है, लोगों की जरूरत है, ये जुमले नहीं है। हम अपने किसी वादे को जुमला नहीं कहते। आपने पंजाब की बात उठाई, पंजाब में हमने पंजाब की जनता से जितने वादे किए 5 साल पंजाब की जनता ने दिए हैं। हमने स्कूल का वादा किया, हम स्कूल शानदार बना रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया, हम मोहल्ला क्लिनिक वहां शानदार बना रहे हैं। हमने नौकरियां देने का वादा किया। मैं आ रहा हूं, आप पहले दिन भी हमसे पूछ सकते थे कि भाई आपने, एक दिन हो गया आपकी सरकार को बने हुए, आप एक दिन में इतने वादे क्यों नहीं पूरे कर रहे। 5 साल में वहां का हर वादा पूरा होगा पंजाब का। पंजाब में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। दिल्ली में सरकार बनेगी अभी, और उसके बाद में ये भी सारी चीजें जो छूट गई हैं वो सारे पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष सिसोदिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जंगपुरा से इस बार चुनावी मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया।